भजनलाल सरकार ने निर्धारित समय बढ़ाते हुए पूरा समय दिया, कोई नई बात नहीं है। तो ये कहना कि राजस्थान में पहली बार कोई प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसके अधिकार और उसका सम्मान दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी में जनता पूर्ण विश्वास करती है। सत्ता लोलुपता के लिए राष्ट्र को कमजोर कर रही थी। जिनको आप आदिवासी कहते हैं, हम उनको वनवासी कहते हैं। राजस्थान विधानसभा का सत्र 20 तारीख से शुरू होने वाला है। उससे पहले स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाय चुनाव को लेकर के निकाय प्रमुखों की लॉटरी निकाली गई और कल नगर पालिका और नगर परिषद के जो वार्ड है उसको लेकर के 10,745 वार्डों की लॉटरी कल निकाली जाएगी। इस बीच ओबीसी आयोग को लेकर के तरह तरह के दावे अलग अलग संगठनों की ओर से किए जा रहे हैं, अलग अलग जातियों की ओर से किए जा रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। भारत रफ्तार के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई और उसके बाद जाट और गुर्जर ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जनसंख्या को कम दिखाया गया है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मन में है, क्योंकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। एक समाचार पत्र है, वो उस रिपोर्ट को बार बार टुकड़ों में प्रकाशित कर रहा है। अगर सरकार रिपोर्ट प्रकाशित कर दे तो लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर होगी, और अगर इस पर स्टेटमेंट आए तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। भारत रफ्तार के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ जातियां बात कर रही हैं, मैं इसको क्लियर कर दूं, कोई जाति बात नहीं कर रही, केवल जाति के नाम पर बांटने वाले लोग बात कर रहे हैं। और भ्रांति पैदा करने का काम कांग्रेस का शुरू से है, क्योंकि वो सोचती है कि जिस प्रकार से 70 सालों तक लोगों को बांटकर, भ्रांति पैदा कर कर, एक दूसरे से लड़ाकर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, गरीब अमीर के नाम पर बांट के इस देश पर राज कांग्रेस ने किया, वह उसी कुनीति पर आगे बढ़ रही है। क्योंकि आज ओबीसी वर्ग को उसका अधिकार यदि किसी ने देने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने किया है। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और जूली सहित राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कतई नहीं चाहती थी और ना चाहती है कि ओबीसी को उसका अधिकार मिले, क्योंकि यदि कांग्रेस की भावना ओबीसी वर्ग के साथ होती, हमारे राजस्थान के उन युवाओं के साथ होती जो ओबीसी वर्ग से लगभग 27 से 28 हजार सरपंच बनने वाले हैं, तो कांग्रेस की सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में उस समय ही ओबीसी को आरक्षण दे चुकी होती है। इसलिए इनको कुछ करना नहीं है, और जो करे उसको केवल नुकसान पहुंचाना, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, इनके लिए तो राजस्थान की जनता को भी नुकसान पहुंचे तो भी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस राजस्थान का विकास अवरुद्ध करना है कांग्रेस को, और वहां मिलजुल कर जो लोग रह रहे हैं उनकी समरसता को बिगाड़ने का काम कांग्रेस को करना है। आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग हो, नारी शक्ति हो, युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, समूचे राजस्थान को एक साथ लेकर विकास के पथ पर आगे बढ़ा जा रहा है, और विकसित राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान विकसित भारत में होगा, यह मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक जो महत्वपूर्ण सवाल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के है, आपके पास क्या सूचना है संगठन के पास कि क्या सरकार रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी या नहीं? देखो, परिवार हो, संगठन हो या सरकार हो, हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। हर चीज के लिए समय निश्चित होता है, और समय आने पर सारी चीजें सफलता के साथ जनता के बीच आती हैं। हमने संविधान की भावना के अनुरूप
न्यायालय के निर्देशानुसार ओबीसी आयोग का गठन किया, सर्वे कराया। आप सब जानते हैं समय भी लगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा राजस्थान का ना मिले जो ये कहे कि कहीं कानूनी व्यवस्था में, कानूनी प्रक्रिया में उनके साथ में भेदभाव हुआ। तो हमारे ओबीसी आयोग को भजनलाल सरकार ने निर्धारित समय बढ़ाते हुए पूरा समय दिया और बड़े ही स्वच्छता के साथ, पारदर्शिता के साथ गणना हुई है और उचित अधिकार ओबीसी वर्ग को मिलने जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी की इतनी तैयारी मैंने पहले कभी नहीं देखी राजस्थान के संदर्भ में। पहले भी सरकारें बीजेपी की रही है, लेकिन इस बार राजस्थान के बाहर के 6 से 7 नेताओं को लगाया गया है, सह प्रभारी बनाया गया है, हरीश द्विवेदी जी को प्रभारी बनाया गया है। उसके अलावा दिल्ली सरकार के एक मंत्री हैं रविंद्र इंद्राज, उनको भी बुलाया गया है। क्या इसकी वजह क्या हो सकती है सर? कोई नई बात नहीं है और आज आप भारत रफ्तार के माध्यम से दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दर्शक भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छे से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार सामाजिक कार्यों के साथ संगठन के काम को बढ़ाने में लगा रहता है। आपने अभी कहा कि पहली बार राजस्थान से बाहर के प्रभारी लगे। आप यदि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, डिक्लेरेशन, इन चीजों से जुड़ेंगे, देखेंगे तो नितिन नवीन जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तुरंत बाद उनकी पहली घोषणा थी तो नगर निकाय चुनाव जहां जहां देश में हो रहे थे वहां दिल्ली से दूसरे राज्यों के प्रभारी लगाए गए थे। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी नगर निकाय चुनाव में हैदराबाद के प्रभारी थे। तो ये कहना कि राजस्थान में पहली बार कोई प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे हमारा देश एक है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और वहां चुनाव जीतने के लिए, जनता की बात समझने के लिए, समाज में काम करने के लिए एक रूपी होकर भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ताओं को जिस प्रदेश में, देश में, राज्य में, जिले में, मंडल पर, बूथ पर काम देती है, वहां जाके शहर अपनी पूरी सक्रियता के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करती रहे, इसके लिए मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी को उसका कार्यकर्ता करता है। एक सवाल और है इसी से जुड़ा है कि आरएलपी लगातार ये दावा कर रही है कि हम जो है अब पूरे राजस्थान के अंदर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उधर राजकुमार रोत अलग हुंकार भर रहे हैं आदिवासियों के बीच। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी भी है। क्या लगता है आपको, 309 शहरी निकाय है, कितने में आप लोग सरकार बना रहे हैं या आप लोगों की कैसी तैयारी है? भारतीय संविधान सभी को अधिकार देता है चुनाव लड़ने का और सरकार चुनने का, और यहां तक कि लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार भी सभी को है और लोग राष्ट्रीय पार्टी भी बना लेते हैं। पार्टी का वजन जनता के वोट से मापा जाता है। कोई कितने ही बड़े दावे कर ले, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस राष्ट्रवादी पार्टी ने इस देश के तिरंगे का मान ऊंचा करने का काम किया, बचपन से ही हमने शाखाओं में सीखा कि मां भारती का वैभव अमर रहे, ऐसी विचारधारा को, और देश के झंडे के लिए, देश के विधान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा पर आगे बढ़ने वाले अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को उसके अधिकार और उसका सम्मान दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी में जनता पूर्ण विश्वास करती है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में निकाय चुनाव हो या पंचायती राज चुनाव हो, हम सब मिलकर जनता के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार बनाएंगे और जनता हमें फिर सेवा करने का मौका देगी। एक आखिरी सवाल इस इंटरव्यू के लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा यूसीसी को लेकर के। 20 तारीख से विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, 20 अगस्त से।
और यूसीसी आपकी पार्टी का 1952 से जनसंघ जब से था तब से एक सपना है और पूरे देश में लागू ना होकर के अब अलग अलग राज्यों में इसको लागू किया जा रहा है। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आलोचना लगातार हो रही है, आदिवासी क्योंकि पार्टी है राजकुमार रोत, वो ये कह रहे हैं कि यूसीसी के जरिए सरकार आदिवासियों को 2 भागों में बांटना चाह रही है, क्या कहेंगे आप उस पर? आपने जैसा कि कहा कि यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का सपना है, मैं इसे सपना ना कह के ये कहूं कि संकल्प है। क्यों संकल्प है? क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी का गठन, जनसंघ की स्थापना, उसके पीछे कारण था कि उस समय की नेहरू सरकार सत्ता लोलुपता के लिए राष्ट्र को कमजोर कर रही थी। आप देखें किस प्रकार देश का विभाजन हो रहा था। जम्मू कश्मीर सहित गुजरात की सीमा हो, लगातार विरोधियों की मांग पर देश के टुकड़े टुकड़े करने के फैसले लिए जा रहे थे। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने राष्ट्रवादी व्यक्तित्वों के साथ मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने कश्मीर तक की यात्रा की, जम्मू कश्मीर तक की यात्रा की और वहीं वो शहीद हो गए कि लाल किले पर तिरंगा फहराया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है कि इस देश में रहने वाले लोग सब मां भारती के सपूत हैं और उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की धारा 44 स्पष्ट कहती है कि भारतीय नागरिकों को समान अधिकार है और समान दायित्व है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग राज्यों में समान नागरिक संहिता अधिनियम लागू किया जा रहा है और आने वाले समय में हम सभी भारतीय एक समान रूप से कानूनों का पालन करेंगे। आपने बात की कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां विभेद किया जा रहा है। जिनको आप आदिवासी कहते हैं, हम उनको वनवासी कहते हैं, क्योंकि वनों के रक्षक हैं और हमारे प्रकृति को देवी देवता मानकर उनकी पूजा करने वाले देवतुल्य वनवासी हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है हम अपने वेद पुराण, विरासत, परंपराएं, सभ्यताओं में विश्वास करते हैं। तो हमारा कानून किसी सभ्यता को, किसी विश्वास को, उनके आराध्य को, उनकी मान्यताओं को बनाए रखे, इसका ध्यान रखते हुए फैसले लिए जाते हैं। और वनवासी लोग तो पहले से ही हम सब हिंदुओं के समान रीति रिवाजों में, हिंदुओं की भावना में, देवी देवताओं में, हमारे कल्चर में, सभ्यताओं में, इवन की विवाह, विच्छेद, उत्तराधिकार, सब चीजों में हम हिंदू जैसे, हमारे परिवार जैसे, हमारी सभ्यता जैसे है। तो वो तो पहले से ही सब चीजों में हमारे साथ है। इसलिए किसी प्रकार का भेद किसी के साथ किया जा रहा है, यह गलत है। भ्रांति फैलाने वाले लोग इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं। हम एक रूपता में विकास चाहते हैं और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के नरेंद्र कटारा हैं। इन्होंने तमाम नगर निकाय चुनाव हो या यूसीसी बिल हो, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, तमाम उन मुद्दों पर अपनी पार्टी की राय रखी है कि किस प्रकार से जो है चुनावों में बीजेपी की सरकार फिर से बनने जा रही है, अलग अलग निकायों में सरकार बनने जा रही है। नमस्कार। बहुत बहुत